हेलो फ्रेंड्स आज ये थर्ड यूनिट का दूसरा लेक्चर है और आज हमने पहले आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया है। इसी के आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं पिट्स इंडिया एक्ट पर और अब आप इसे समझेंगे। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था कि मैंने आपको जुडिकेचर एक्ट और उसके बाद में उसी के साथ मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट और जुडिकेचर एक्ट बताए थे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ कमियां रह गई थी उन्हीं को सुधारने के लिए जुडिकेचर एक्ट लेकर के आए थे ये 1781 में। उसके बाद में भी कुछ कमियां रह जाती हैं, आपको पता है कि आप हमें देखिए, हम ये जब से ये चैनल लेकर के आए कितना सारा हमने इसमें इम्प्रूवमेंट किया और अभी कितना सारा इम्प्रूवमेंट होना बाकी है, क्योंकि शुरू में वो पूरा समझ नहीं आता है। उसी तरीका से जब हम कोई कार्य करते हैं तो कहते हैं कि ये बीटा वर्जन है इसका, आगे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा वैसे वैसे उसका जो है अलग अलग फॉर्मेट बनता रहेगा। उसी तरीका से उसी कड़ी में आ गई ये सुधार, ये 1784 वाला जो एक्ट 1774 वाला जो एक्ट है रेगुलेशन एक्ट, उसी के क्रम में आगे बढ़ाते हुए ये एक सीरीज ऑफ द एक्ट्स लेकर आएंगे जिसमें दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसमें आप लिखना प्रारंभ करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, और इसका पहला पॉइंट आप डाल के लिखेंगे 1773 के अधिनियम की कमियों, यानी कि 1774 को ही 1773 या 1774 चलो 1774 रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया, 1784 लाया गया। दूसरा, मैं ये जल्दी जल्दी कराऊंगा, कारण ये है क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है, ये लक्ष्मीकांत में दिया गया है, तो अगर आपको यहां से जल्दी से नोट नहीं कर पाते तो आप लक्ष्मीकांत से कर लें, और नहीं तो मैंने आपको बता दिया है कि इसकी स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसको भी करना है तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा आप, क्योंकि आज एक लेक्चर में और रिकॉर्ड करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि अब आपका कार्य क्या है। जो लोग इसे डेडिकेशन से फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको समय समय पर बताऊंगा कि अब आपका कार्य क्या है, अब आपका कार्य क्या है। तो उसका ये पहला ही लेक्चर आएगा कि अब आपको क्या करना है मेरे साथ में। अब तक जो हमने किया वो मैं कर रहा था और आप सिर्फ उसे देख रहे थे, लेकिन अब आपका भी कार्य है कि आपको क्या करना है। उसी कड़ी में हम एक लेक्चर लेकर के आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है, ठीक है, अपने स्तर पर। तो मैं यहां से तेज चलूंगा। जैसा कि आपको पता है लक्ष्मीकांत बुक आपके पास होनी चाहिए और एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए, तो उनमें ये आपको करते हुए चलना है, ठीक है। लिखेंगे आप, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह कंपनी को, यह एक्ट यानी कि यह एक्ट कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने का, प्रत्यक्ष रूप से कंपनी को नियंत्रित करने का संसद का पहला प्रयास था। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से तो रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने कराया ही है ना। हाँ, तो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी को संसद द्वारा नियंत्रित करने का पहला प्रयास था। तीसरा लिखेंगे आप, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के एक महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधान निम्नलिखित है, जिनमें आप देखेंगे, ए, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया। यानी कि जो कंपनी के वाणिज्यिक कार्य, यानी कि जो वो एज ए कंपनी कार्य करती है उसे बोलते हैं उसके वाणिज्यिक कार्य, और राजनीतिक कार्य उनके बीच में एक पृथक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओडी, आपको मैंने अभी पीछे भी पढ़ाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ाया था, यानी कि बीओसी आप इसी फॉर्म में लिख लेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। हाँ, दूसरा इसमें लिखेंगे, एक 6 सदस्यीय बोर्ड, पहले कितना था, 4 सदस्य, एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका इसके अंदर कितना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य, इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे 6 सदस्य। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखा रहा हूं तो आप अपने तरीका से, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही लिखना है, आप अपने तरीका से इसे जो माइंड मैप, पाई चार्ट या किसी भी तरीका से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए, और आपको जब जरूरत हो तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते आना चाहिए, ये आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, 6 सदस्य सीओडी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिनमें 2 ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। इन 6 में से 2 ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, यानी कि जो उनकी ब्रिटेन में सरकार थी उसके 2 कैबिनेट सदस्य थे, और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे, और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे, ठीक।
प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। सी पे लिखेंगे। बोर्ड का एक अध्यक्ष भी था, बोर्ड का एक अध्यक्ष भी था, जिसे जल्द ही प्रभावी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों का मंत्री बनाया गया। बोर्ड का एक अध्यक्ष भी था जिसे जल्द ही प्रभावी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों का मंत्री बनाया गया। डी पॉइंट लिखेंगे। अधिनियम के अनुसार कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के कार्यों अर्थात कंपनी के नागरिक सैन्य और राजस्व से संबंधित कार्य एवं संचालन का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाना था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के कार्यों अर्थात कंपनी के नागरिक सैन्य और राजस्व से संबंधित कार्य और संचालन का निरीक्षण वर्ड याद रखना, इन्वेस्टिगेशन, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, निर्देशन और नियंत्रण, तीनों शब्द याद रखना है, बोर्ड द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट लिखेंगे। कंपनी के 4 सदस्य गवर्नर जनरल, कंपनी के 4 सदस्य गवर्नर जनरल इन काउंसिल की संख्या को 3 सदस्य कर दिया गया। पहले कितने थे? वो 4 थे, 3 सदस्य कर दिया गया। और ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल को बहुमत के फैसले पर वीटो करने का अधिकार दिया गया। अब आप समझ रहे हैं, यानी कि जो वीटो पावर आप आज देखते हैं राष्ट्रपति के पास में, वो वीटो पावर जो है यहीं से पहली बार इसका आपको देखने के लिए मिलेगा। अब संविधान आप जो भी ये सारे एक्ट आप पढ़ लेंगे, तो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि पॉलिटी आप इसी के साथ में प्रारंभ कर दूंगा आपकी, तो जिसे आप पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया दोनों के बीच का दोनों को एक साथ साथ लेकर के आप चल सकते हैं कि ये पॉलिटी का भी यही लेक्चर है, पहला और दूसरा, यानी कि ये जो यूनिट 3 है इसके अंदर जितने लेक्चर आएंगे ये पॉलिटी के भी होंगे और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री के भी होंगे। क्लियर? हाँ। कंपनी के 4 सदस्य, ये मैंने बता दिया आपको, इन 4 सदस्य इन काउंसिल की संख्या 3 कर दी गई और जो गवर्नर जनरल को जो नियुक्त किया गया था उसका वीटो पावर दिया गया। क्योंकि पहले आपको मैंने बताया था क्या समस्या आ रही थी, क्योंकि निर्णय लेना था किससे? बहुमत से। वो 4 जो थे उनमें से वो वोटिंग करते नहीं थे, वो आपस में ही जो उनके मन में थे वो आपस में एक कार्टेल बना लेते और उसके अकॉर्डिंग वोटिंग करते थे, तो समस्या आ रही थी। अब इसमें क्या है कि वीटो पावर दे दी। वीटो का मतलब यहाँ है एक विशेषाधिकार है, एक विशेषाधिकार शक्ति है कि अगर ये वोट ऐसे भी करते हैं तो उसके बाद भी इनके निर्णय को पलटा जा सकता है, क्या उस पर रोक लगाई जा सकती है। समझ गए आप? लिखेंगे आप। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को भी बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को भी उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया। युद्ध, राजस्व और कूटनीति से संबंधित मामलों में राजस्व और कूटनीति से संबंधित मामलों में गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियां दी गई। जी लिखेंगे। कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को केवल ब्रिटिश नागरिकों तक ही सीमित कर दिया गया। यानी कि आपको याद है, मैंने आपको पीछे बताया था कि वो इंडियन और ब्रिटिश दोनों पर लागू था पहले, लेकिन अब क्या कर दिया गया? दोनों में याद रखना, मैंने वहां पे बताया था, इस तरीका से आपको दे करके पूछ सकता है और मैं यहाँ पे बता रहा हूं। अब यहाँ पर आपको उस वाले विकल्प को दे सकता है, यानी कि ये ब्रिटिश और इंडियन दोनों पर ही लागू था। नहीं, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ये सिर्फ ब्रिटिश क्षेत्राधिकार को केवल ब्रिटिश नागरिक तक ही सीमित कर दिया गया। ठीक है। एच, इस अधिनियम के द्वारा भारत में सभी स्तरों पर भर्ती हेतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकृत किया गया। यानी कि अब भर्ती का कार्य कौन देखेगा? सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। 1786 में
1786 में पारित एक पूरक अधिनियम द्वारा, लिखेंगे नीचे, इसी से नीचे एक गैप छोड़ देंगे और नई लाइन से स्टार्ट करेंगे। 1786 में पारित एक पूरक अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को, बंगाल के द्वितीय गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत ब्रिटिश प्रभावी शासक बने। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित व्यवस्था में भारत में कंपनी के शासन में, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित व्यवस्था में भारत में कंपनी के शासन में 1858 तक कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। बड़ा बदलाव नहीं किया गया, आप समझ रहे हैं सर, छोटे छोटे से बदलाव आते रहेंगे लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा कंपनी को दिए गए उपयुक्त चार्टर को भी समय समय पर 20 वर्ष के नियमित अंतराल पर संशोधित किया गया। 20 वर्ष यानी कि 20-20 वर्ष के गैप पर संशोधित करने की बात थी इसमें, यानी कि जैसे 1793 में, 1813 में, इसी तरह से 1833 में, ऐसे 1853 में। ये कानून जो था पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें भी कुछ कमियां थी। मैंने क्या भी आपको बताया, परफेक्ट कुछ होता नहीं है। आप समझते होंगे, आप यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं, तो आप सोचते होंगे कि मैं जिस दिन परफेक्ट हो जाऊंगा आंसर राइटिंग करूंगा और ऐसा आंसर लिखूंगा कि पढ़ने वाला पढ़ता रह जाएगा। अद्भुत, बहुत ज्यादा अद्भुत। और एक व्यक्ति है, आप यहां पर हैं, और जो अन्य है, जो दूसरा है, अदर है, आप हैं कि आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे, जिस दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे। एक दूसरा व्यक्ति है, एक नई जनरेशन और भी है, जो यूट्यूब पर अलग टाइप, अद्भुत विचार हैं लोगों के, और अपने विचारों को वो यूट्यूब पर ला रहे हैं और उनको कंजप्शन समाज के द्वारा किया जा रहा है। तो एक तो ये है कि आप परफेक्ट दिन का इंतजार कर रहे हैं, और एक ये है कि इनसे बोला जा रहा है कि आप कुछ भी लिखें, लिखने की आदत डालें। दोनों घातक है, यानी कि जो कुछ भी लिखें ये भी गलत है, और आप नहीं लिख रहे हैं ये भी गलत है। सही क्या है? सही ये है कि आप थोड़ा सिलेबस करें। अभी जैसे आपका 1-2 यूनिट हो गया, अभी तीसरा ये यूनिट चल रहा है, और 2 यूनिट हो जाए, उसके बाद से आप आंसर राइटिंग, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री का आंसर राइटिंग करना प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि 2 से 5 यूनिट जिस भी विषय की हो जाती हैं, आंसर राइटिंग प्रारंभ कर देंगे उस विषय की, 2 से 5 यूनिट। और जब तक ये नहीं हो रही है तब तक क्या करना है? अपनी जो वाक्य लिखने की अशुद्धि है वो दूर करनी है। पैराग्राफ कैसे चेंज करने हैं वो सीखना है। वो कैसे आएगा? बहुत सारी टॉपर्स की कॉपी पड़ी हुई है उनसे, या फिर बुक्स आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, तो देखना अगर वो जब चेंज करता है पैराग्राफ तो क्या बदलाव आते हैं। जब एक पैराग्राफ यहां से खत्म होता है और आप यहां से दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं तो इनके बीच एक हल्की सी क्या होती है? कड़ी होती है, कड़ी, एक जुड़ाव। पहली लाइन में वो सरूर होना चाहिए जो आपने लास्ट लाइन में लिखा था। कुछ शेडेड एरिया जिसे हम बोलते हैं, यानी कि ये अगर रेड कलर था तो यहां पर रेड कलर का क्या है? शेड है। धीरे धीरे फीका होता जाएगा। ये तारतम्यता होनी चाहिए। तो आपको अभी क्या करना है, अगर आप जब तक, ये मैं बताऊंगा क्योंकि आज मैं एक लेक्चर बनाऊंगा इसी के ऊपर कि भाई अब आपका क्या कार्य है, और जैसे ही मेरी ये 5 यूनिट हो जाएंगी उसके बाद एक लेक्चर में बनाऊंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे लेक्चर आएंगे और आप उसे फॉलो करते हुए मेरे साथ चलेंगे तो आप यकीन मानिए 6 से 8 महीना के अंदर आप एक योग्य व्यक्ति होंगे जो यूपीएससी के लिए होंगे। आपने समय को जाया नहीं किया यूट्यूब, इस यूट्यूब से उस यूट्यूब और उस यूट्यूब से उस यूट्यूब और इस पीडीएफ से उस पीडीएफ पर नहीं। आपने गंभीर होकर के तैयारी की है और वास्तव में एग्जाम को क्लियर करने के लिए गंभीर तैयारी की आवश्यकता है।
ठहराव की आवश्यकता, विश्वास करें पहले आप। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आप ठहर जाएं और बस जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा आप करते जाएं। और मैं तो सभी लोगों से मैंने बोला है कि भाई आपने 8-10 महीने दुनिया में खर्च किए, कई साल लगा दी, मुझे 1 साल दे दीजिए। और आप देख रहे होंगे कि चैनल पर व्यू इतने हैं नहीं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी मैं लगातार 2 लेक्चर लाने के लिए भी बोल रहा हूं। तो आप समझे, तो इसकी भी एक सीमा है। ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसकी भी सीमा है। और इसकी सीमाएं क्या है? पहला लिखेंगे आप, ब्रिटिश सरकार से भौगोलिक दूरी, ब्रिटिश सरकार से भौगोलिक दूरी तथा उत्तम संचार व्यवस्था के अभाव में, उत्तम संचार व्यवस्था के अभाव में कंपनी की गतिविधियों पर वास्तविक नियंत्रण नहीं हो पाया। समझ गए आप? वास्तविक नियंत्रण नहीं हो पाया। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई एक्ट लाते हैं तो उसमें कहते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये कर देंगे सरकार, इसका होगा तो इसका ये होगा, लेकिन जो मूल प्रश्न क्या है, इंप्लीमेंट कौन करेगा? समझ गए ना? एक्ट बहुत है, कानून बहुत है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है भारत के अंदर। तो कानून तो बहुत सुंदर सुंदर है, अच्छे अच्छे हैं, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की तो वहां पर चारों कान चित हो जाते हैं। एग्जीक्यूशन की हिम्मत नहीं है। क्यों? कारण क्या है? भाई भतीजावाद है, कुटुंबवाद है। ये मेरे भाई है, ये मेरे चाचा का लड़का है, वो मेरे मामा का लड़का है, वो जज है, वो वकील है, ये पुलिस में है, तो इस टाइप से ये सब चलता है। दूसरा, दोहरी नियंत्रण प्रणाली के परिणाम स्वरूप, दोहरी नियंत्रण प्रणाली के परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल तो विभिन्न शक्तियों के नियंत्रण में एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे रहे। दोहरी नियंत्रण प्रणाली के परिणाम स्वरूप, आप याद होगा आपको सीओडी और बीओसी, विभिन्न शक्तियों के नियंत्रण में एक दूसरे के विरुद्ध अपनी शक्ति को मजबूत करने में लगे रहे। तीसरा, परिषद के सापेक्ष अभी गवर्नर जनरल की स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं हुई थी। अब वैसे तो मैंने जैसा आपको बता दिया है कि वीटो पावर इसे मिल गई है, फिर भी कुछ कमी थी, क्योंकि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के वीटो को रद्द करने का अधिकार नहीं दिया गया था। समझ गए? परिषद को वीटो को रद्द करने का अधिकार नहीं दिया गया। अगर परिषद वीटो करती है तो गवर्नर जनरल क्या करे, स्पष्टता नहीं थी। समझते हैं ना आप जानते हैं अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो फिर इसका कार्यभार कौन संभालेगा, राष्ट्रपति की होती है तो कौन संभालेगा, उसकी हो जाए तो कौन संभालेगा, और उसकी भी हो जाए तो कौन संभालेगा। समझ गए आप? तो ये जो विषय बनता है, तो इसमें अभी भी जो है ये कमी थी। आप इन्हें याद रखेंगे, आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट एक्ट है हमारा 1793 का चार्टर अधिनियम। और जानते हैं आप क्यों आ रहे हैं ये? क्योंकि समय के अनुसार कानून कुछ फीके पड़ जाते हैं, यानी कि जो उस समय के कानून थे उस समाज की देश काल स्थिति परिस्थिति के लिए सही थे, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उस तरीका से लोगों की जो दुनिया है वो बदल जाती है, लोगों के इंटरेस्ट बदल जाते हैं, अपराध करने के तरीके बदल जाते हैं। अब से 25 साल 30 साल पहले कभी कोई सोचेगा कि साइबर क्राइम जैसे भी कोई क्राइम हो सकते हैं, लेकिन आज है और बहुत ज्यादा है। साइबर फ्रॉड है वो तब नहीं थे। तो आज जरूरत है, इसलिए कानून बनाने पड़ेंगे। और इसी तरीका से आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है, अगर कानून आता है तो दूरी है यहां से, अगर भारत में अगर जो लोग हैं ब्रिटेन के जो कार्य कर रहे हैं कंपनी की ओर से, वो और जो ब्रिटेन में बैठी हुई संसद है उसके बीच में दूरी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है नहीं। तो व्यवस्था क्या है कि वो यहां भ्रष्टाचार करते रहे, उनकी शिकायत वहां पहुंच रही है। समझ गए आप? हाँ, ठीक है। तो इसी तरीका से फिर और एक्ट लेकर के आएंगे, कुछ और सोचा जाएगा। इस तरीका से ये एक्ट आते थे। और एक कारण तो आप जान ही रहे हैं, और वो है भारत को कभी भी अपने चुंगल से बाहर नहीं होने देना, खूब उसका शोषण करना है। और उसका शोषण करने के लिए क्या आप कुछ समझते हैं आप कि एक मारता रहेगा और एक सहराता रहेगा।
जानते हैं इस बात को आप। एक मारता रहेगा एक सहराता रहेगा, यानी कि जो ब्रिटेन कंपनी के जो लोग हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, और ब्रिटेन के जो संसद में बैठे हुए सीनेटर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सहराने का कार्य कर रहे हैं। पता उन्हें भी ये जो कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यही कार्य करते रहेंगे। लिखेंगे अब आप इसमें, इस अधिनियम ने भारत सरकार की कार्य प्रणाली या कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश निरीक्षण में केवल न्यूनतम परिवर्तन किया, और सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया। जो 20-20 वर्ष वाला जो आया था मैंने आपको बताया था। कर्मचारियों का वेतन और नियंत्रण बोर्ड के सदस्य, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब बीओसी, कर्मचारियों का वेतन और नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के भुगतान का दायित्व अब कंपनी पर डाल दिया गया। किधर कर दिया आप ट्रांसफर, कंपनी पर डाल दिया। अधिनियम के अन्य प्रावधान कुछ इस प्रकार थे, जैसे ए में आप देखेंगे, गवर्नर जनरल को अपने अधीनस्थ प्रेसिडेंसी के संदर्भ में व्यापक शक्तियां दी गई थी। जो प्रेसिडेंसी उसके अंदर थी उसके लिए उसे व्यापक शक्तियां दी गई थी। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को वीटो करने के अधिकार की पुष्टि की गई, जो कमी रह गई थी वह पर पूरी कर दी गई, और उनके अधिकार को अधीनस्थ प्रेसिडेंसी गवर्नर तक विस्तारित किया गया। सी लिखेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़ने से निषिद्ध किया गया। पहले अनुमति लेनी पड़ेगी तभी आप भारत छोड़ सकते हैं अगर आप वरिष्ठ अधिकारी हैं तो। नेक्स्ट लिखेंगे डी, गवर्नर और कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल कॉमा लगाएंगे, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए रॉयल अनुमोदन आवश्यक हो गया। रॉयल मतलब जो ब्रिटेन में बैठे हुए राजा है उसका अनुमोदन आवश्यक हो गया। किस किस के लिए गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ, इनकी नियुक्ति के लिए जो रॉयल अनुमोदन जो है जरूरी हो गया, अनुमोदन। समझ गए आप। और ईस्ट इंडिया कंपनी को निजी व्यक्ति और कंपनी के कर्मचारी दोनों को भारत में व्यापार यानी कि विशेषाधिकार या कंट्री व्यापार के रूप में जाना जाता था के लिए लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया। यानी कि अब कंपनी जो है वो ही क्या कर रही है, निजी व्यक्ति हो या फिर कंपनी के कर्मचारियों को भारत में व्यापार करने का जो लाइसेंस देने का अधिकार भी अभी ने दे दिया गया। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि कंपनी को क्या दे दिया गया, क्या वो लाइसेंस देगी, चाहे कोई निजी व्यक्ति हो या फिर कंपनी हो। और इसमें चीन के साथ अफीम के व्यापार के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या हो गया, चीन के साथ अफीम का व्यापार प्रारंभ होता है इसी के द्वारा। नेक्स्ट, कंपनी के चार्टर को 1813 के चार्टर द्वारा नवीनीकृत किया गया। कंपनी के चार्टर को 1813 के चार्टर द्वारा नवीनीकृत किया गया। समझ गए आप इस बात को, समझ गए। अब हम देखेंगे 1813 का चार्टर। 1813 का चार्टर लिखेंगे आप इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 जिसे चार्टर एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर का नवीनीकरण किया और भारत में कंपनी के शासन को बनाए रखने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे प्रावधान महत्वपूर्ण है ना, प्रावधान महत्वपूर्ण है। चाय व चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियों पर कंपनी का वाणिज्य अधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय तथा चीन के साथ, इन दोनों के साथ ही व्यापार के अतिरिक्त, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी अन्य गतिविधियों पर कंपनी का वाणिज्य का जो एकाधिकार था अब उसको समाप्त कर दिया गया।
दूसरा, इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित की। याद रखना इसे, इस अधिनियम ने, अब संप्रभुता आप जानते होंगे, है ना? हाँ, इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश क्राउन संप्रभुता स्थापित की। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया आवंटित किए गए। नेक्स्ट, ईसाई मिशनरी को ब्रिटिश भारत में आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। ये मैं अच्छे से बता चुका हूं, बार बार मैं इन्हें नहीं बताऊंगा, आप प्रीवियस लेक्चर जाकर के आप देखें कि ईसाई मिशनरी वो लेकर के क्यों आए थे, कारण क्या थे इन्हें लाने के। अधिनियम द्वारा भारत में, नेक्स्ट लिखेंगे, अधिनियम द्वारा भारत में यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों पर प्रांतीय सरकार और अदालतों के अधिकार क्षेत्र को और अधिक मजबूत किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे, भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान, ऐसे लिखेंगे, पुनरुत्थान और विज्ञान के संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ये तो पुनरुत्थान कर रहे हैं। भाई, इससे पहले बहुत ज्यादा रिच था भारत का जो कल्चर है। जब ये जंगली थे तब भारत में बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं उससे पहले की पाई जाती, उससे पहले भारत में एक डेवलप्ड सभ्यता थी। ये क्या कार्य कर रहे हैं, ये हमारे जो साहित्य है संस्कृत में था, अधिकतर संस्कृत में था, तो उसको ट्रांसलेट करेंगे ताकि ये पढ़ सकें और जान सकें कि ये सभ्यता कितनी मजबूत है, बस, और इससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। और वो नाम तो ऐसा देंगे और बाकी आप डिसाइड कर लें, ये आपका ऊपर है। ठीक है, लिखेंगे, यह अधिनियम भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित, नेक्स्ट लिखेंगे, यह अधिनियम भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में अंतिम कदम था। आप क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो शासक है वो संप्रभु है। इसका मतलब है सारी शक्ति किसके अंदर आ गई है? रॉयल के अंदर, यानी कि जो ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ राजा रानी है। अब केंद्रीकृत तो हो ही गया है, इससे पूरी तरीका से व्यवस्था स्थापित कर दिया गया और उसके दिशा में ये अंतिम कदम था। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अब देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट, और लिखेंगे इस अधिनियम पर, यह अधिनियम लिखना है, यह अधिनियम केंद्रीकृत की दिशा में अंतिम कदम था। केंद्रीकृत की दिशा में अंतिम कदम था। और इस अधिनियम पर मैकाले और जेम्स मिल का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। और इस अधिनियम पर मैकाले और, इसका पूरा नाम है जेम्स स्टुअर्ट मिल, का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसके निम्नलिखित प्रावधान है। इसके प्रावधान क्या है? नंबर 1 लिखेंगे आप, चाय और चीनी के साथ व्यापार करने की कंपनी के पूर्ण अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि आपको याद है, मैंने अभी आपको कराया है 1813 का जो एक्ट है उसमें चाय और चीनी के साथ छोड़ करके बाकी सभी को, जो इनके जो वाणिज्यिक अधिकार हैं वो समाप्त किए गए थे। लेकिन 1833 के एक्ट में
इनको भी साथ में लाए गए और चाय और चीनी के साथ भी अब इनका जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, एकाधिकार का मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना कि यानी कि और कोई नहीं कर सकता, बस यही कर सकते हैं। अब क्या है कि मैंने जैसा आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सिर्फ एक ही भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, बहुत सारी थी, और वो राजा से अनुमति लेकर के आती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन के अंदर भी एक रोष उत्पन्न हो रहा था कि ये सरकार और ये पूंजीवादी मिले हुए हैं, आप जानते हैं, और सरकार हमें तो चार्टर दे नहीं रही है, बल्कि जो ये एक ग्रुप है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम है, इन्हीं को सारे अधिकार दिए गए हैं। तो अपने यहां की स्थिति को भी सुधारने के लिए, ताकि ब्रिटेन में ही कोई क्रांति ना हो जाए और जो कार्ल मार्क्स ने कहा वो सत्य ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अब लोगों को चार्टर देने प्रारंभ किए, और लोग जो थे उनको भी चार्टर प्रारंभ किए। और ये जो चार्टर आप देख रहे हैं ये अन्य कंपनियों को दिए गए थे, सिर्फ एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। ये सबसे बड़ी कंपनी थी, ये आप मानिए, लेकिन ये कोई एक नहीं थी, बहुत सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ये जो एकाधिकार जो दिए जा रहे हैं ये उसे वहां की जो और जनता है उसे पैसिफाई करने के लिए, ताकि वहां कोई क्रांति ना हो अपने यहां। ऐसा नहीं है कि ये कोई ये भारत की ओर सोच रहे हैं, ऐसा अब ऐसा मत सोचना आप कभी भी, समझ गए आप। हाँ, तो ये जो चार्टर है ये उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो और बहुत सारी यूरोपियन कंपनी है, व्यापारी है, उनके लिए है। तो यहां पे देखेंगे, इसमें दूसरा लिखेंगे आप, 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत में प्रशासन की केंद्रीकृत किया, यानी कि केंद्रीकृत, अब समझ गए आप, भारत में प्रशासन को केंद्रीकृत किया। केंद्रीकृत किया, और इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। समझ गए आप, भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया। और प्रीवियस में आपने देखा भी राजा को ही क्या करता, पहले राजा के अंदर शक्ति डाल दी, यानी कि अगर राजा यहाँ पे है पहले यहाँ पे डाला, उसके बाद में ये अभी पूरा सेंट्रलाइज हुआ है। अब उसके बाद में ये भारत एक कंट्री है, क्योंकि इनकी और भी बहुत सारी कॉलोनी थी, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो अब क्या करेंगे, पहले तो राजा के अंदर पूरी पावर डाल दिया है, राजा के हाथ में केंद्रीकृत की शक्ति। फिर भारत के अंदर क्या थे, अलग अलग जो इनके प्रोविंस थे उनके अंदर कौन थे, गवर्नर जनरल थे, जैसे वे भी बंगाल, बिहार और इसके अंदर डाल दिया था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसी के अंदर बॉम्बे, और जो बिहार है उसका भी इसी के अंदर डाला हुआ था। लेकिन अब जो बंगाल का था या और जो इनके प्रोविंस थे उनको सबको भारत का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्यों? क्योंकि अब एक की जवाबदेही तय हो जाएगी। जवाबदेही जो होती है उससे करप्शन कम होगा। अगर आप जवाबदेही तय कर देते हैं किसी एक व्यक्ति की, तो अब उसकी जिम्मेदारी बन जाती है जो इसके नीचे आएंगे उन पर नजर रखना है। क्यों? अगर ये गलती करेंगे तो नौकरी इसकी जाएगी। समझ गए आप। हाँ, और ये व्यक्ति जो होगा ये एक दूसरा, अब आगे आप देखेंगे एक यहां पर एक संस्था बनाई जाएगी और वो संस्था को ये क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, और ये जो संस्था है वो रॉयल यानी राजा को इन्फॉर्म करेगी। समझ गए आप, इस तरीका से। और यही नहीं, और भी पूरी दुनिया में उनकी जो कॉलोनी थी उनका भी यही प्रोसेस था। तो इस तरीका से केंद्रीकरण के लिए आप देखेंगे तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पे प्रशासनिक रूप से जो है केंद्रीकरण की बात यहां पे आ गई, याद रखना, प्रशासनिक शब्द याद रखना। इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बने थे कौन थे, बोलिए कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, समझ गए आप। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, गवर्नर जनरल परिषद को भारत के नागरिक, सैन्य और राजस्व, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ये जो परिषद थी, इसको भारत के नागरिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित मामलों के अधीक्षण, याद रखना, अधीक्षण, दिशा निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां थी। याद आया आपको कुछ? गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको क्या क्या थे, नागरिक यानी कि जो उसके सिविल मैटर थे, नागरिक, सैन्य, राजस्व से संबंधित मामले के क्या क्या, अधीक्षण,
अधीक्षण, याद रखना, दिशा निर्देशन, दिशा निर्देशन और नियंत्रण, तीनों शब्द याद रखना। शक्तियां दी गई थी। नेक्स्ट लिखेंगे, और इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया था। की नहीं थी, प्रयास किया गया था, ऐसा प्रपोजल था, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो नहीं चाहते थे ऐसा। ठीक है, प्रयास किया गया, और इसमें यह भी कहा गया कि भारतीयों को कंपनी के अंतर्गत किसी स्थान, कार्यालय और रोजगार के दायित्व विहीन निर्वहन से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद इस प्रावधान को अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया आगे के लिए। आप समझ रहे हैं, इस बात को समझ गए आप? इनकी खुली प्रतियोगिता क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि अब कंपनी बड़ी हो गई है और उसके लिए और बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है और योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो वो योग्य व्यक्ति कहां से आएंगे? भारत से भी आएंगे। क्यों? भारत के भी जो कुछ लोग थे वो विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और विदेश में शिक्षा ग्रहण करेंगे क्योंकि इनका सारा पैटर्न क्या था? विदेशी था, ताकि यूरोप के जो लोग ज्यादा हैं, लेकिन भारत के वो लोग इसके अंदर गए जिन्होंने विदेशों से शिक्षा प्राप्त की थी। समझ गए आप? जिनका नाम आप जानते हैं, मैं आगे इसमें कराऊंगा। सुभाष चंद्र बोस हो, अरविंदो घोष हो, कोई भी इस तरीका के जो बड़े लोग थे जिन्होंने विदेशों में शिक्षा प्राप्त की थी, वो उन्होंने सिविल सर्विस क्रॉस किया। देवेंद्रनाथ टैगोर हो, है ना? हाँ, इस तरीका के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके अंदर आए। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो खत्म नहीं होता, क्योंकि व्हाइट सुपरमेसी जो थ्योरी है वो आज भी चलती है। व्हाइट सुपरमेसी थ्योरी आज भी है, आप जानते हैं इसे। आज का ब्लैक लाइव मैटर क्यों चलता है? ब्लैक लाइव मैटर आप जानते होंगे, अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट था, पूरी दुनिया में ये चला। अगर अमेरिका के अंदर है तो आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक अलग टाइप की चुल है, और वो चुल क्या है? पश्चिम को कॉपी करो, पश्चिम को कॉपी करो, ये चुल है पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि जब तक आप मॉडर्न कह नहीं सकते। अब मॉडर्न का मतलब वो ये नहीं समझते कि मॉडर्न का मतलब क्या है? अच्छी जींस, फटी हुई जींस पहनना, फटी हुई कमीज पहनना, बड़े बाल रखा लेना, जेल लगा लेना, ये आधुनिकीकरण है। अच्छा लैपटॉप रख लेना, बढ़िया मोबाइल हो, बढ़िया जूते हो, कि ये मॉडर्न है? ये आधुनिकीकरण है? ये नहीं। आधुनिकीकरण क्या है? विचारों में क्या लेकर आना? लिबरलाइजेशन। समझ गए आप? विचारों में विनम्रता, विचारों में स्वीकृति, यानी जो सामने वाला जो कर रहा है उसको भी देखना, उसको भी सही है या गलत है, न्यूट्रल होकर के उसको उसके तरीका से छोड़ना। सभ्य समाज, समझ गए? क्या ऐसा है? नहीं। विनम्रता नहीं है, क्या ये मॉडर्नाइजेशन है? नहीं है नहीं लोगों के अंदर। तो जो मॉडर्न जो है, जिसे हम आधुनिक कहते हैं, क्या हम आधुनिक हो गए हैं? क्या हम सभ्य समाज हो गए? कहने के लिए तो हम सभ्य समाज है, क्या वास्तव में ऐसा है? इसमें विचार करने की बात है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसे विचार करिएगा। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद में इसको क्या है? ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। 5वां लिखेंगे। 1833 के चार्टर अधिनियम ने विधायी प्रयोजनों के लिए एक चौथे सदस्य जो कि कानूनी सलाहकार के रूप में था, कानूनी सदस्य कह सकते हैं आप उसे, को शामिल कर कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया, और इसे केवल परिषदों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, परंतु मत देने का अधिकार नहीं था। आप आज भी जानते हैं जो हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? ये वही व्यक्ति है जो अटॉर्नी जनरल है। हाँ, उनका क्या कार्य है? वो आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। समझ गए? हाँ, तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि उसको बैठक में भाग लेने का अधिकार था। ये क्योंकि आप अभी इसे समझेंगे तो अब आगे मैं जाकर के जब आपको पॉलिटी में इसे कराऊंगा तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा, ये वीटो पावर तो वहां से आई है। ठीक है, और ये जो कानूनी सलाहकार जो नियुक्त किया गया 1833 के एक्ट से, आज का जो
आप सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल जो आप देखते हैं वो इसी से के प्रावधान है 1833 के, आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना कि ये प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। और हमारा जो संविधान है कहीं कोई नई कृति नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उसको बैठ करके विचार करके और भारत के जो संस्कृति और सभ्यता थी कुछ बुराइयों को छोड़ करके उसके आधार पर बनाया गया हो। मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा तब उसमें पढ़ाऊंगा कि किस तरीका की जो टिप्पणी लोगों ने की है इस पर। इसे उधार का थैला तक कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है, उसके पीछे क्या कारण है, प्रश्न भी पूछे हैं इस पर यूपीएससी ने। समझ गए आप। तो क्या भारतीय परिस्थिति और जो थी, जिस तरीका का समाज का स्ट्रक्चर है, क्या हमारा संविधान, हमारा कानून इस प्रकार से है? बिल्कुल भी नहीं। समाज जब संविधान बना था तो समाज से कम 50-60 साल आगे था संविधान। और आज का जो समय है, आज की जो सोसाइटी है वो भी संविधान को टच नहीं कर पाती। अगर हम कुछ मायनों में देखें तो वो जो एग्जिस्ट नहीं करती समाज में। और समाज का भी बात करूं तो समाज की अलग अलग लेयर्स हैं। अगर आप, मैं ऊपर के तबके की बात कर रहा हूं, या ऊपर या उससे नीचे वाले की, सबसे नीचे वाले की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी तो वो भी 50 साल और पीछे है अभी। तो क्या ये सभी को एक धागे में पिरो करके चलने वाला संविधान था, या सिर्फ ये उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके द्वारा बैठ करके बनाया गया संविधान था और सिर्फ उनकी एक सोच को रिफ्लेक्ट करता है पूरा संविधान? ये हम देखेंगे संविधान जब मैं पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या वास्तव में ये सही है। और वहां पर हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट थी उसमें किस प्रकार के जो है तर्क दिए गए थे जो कानूनों पर जो भी बनाए गए। और यूसीसी आज जो चल रहा है उसके ऊपर भी किस तरह की डिबेट थी आर्टिकल 44 में, देखेंगे। ठीक है, अभी आप इसे देखेंगे। अब इसे लिखें, 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम ने विधायी प्रयोजनों के लिए एक चौथे सदस्य, ये मैंने आपको करा दिया। ठीक है, टीबी मैकाले को पहला कानून सदस्य बनाया गया था। टीबी मैकाले को पहला वो व्यक्ति था जिसे इस पद पर नियुक्त किया गया था। 6 लिखेंगे, विधायी परिषद द्वारा पारित किए गए सभी कानून, विधायी परिषद द्वारा पारित किए गए सभी कानून और अधिनियम को भारत सरकार का अधिनियम कहा जाने लगा। क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या, अभी भारत सरकार मत मान लेना कि अब राजी हो जाओ कि अरे रे हमारी सरकार है कि नहीं। मतलब एक एहसास है क्योंकि भारत हमारा है। आपने सुना होगा कभी ताइवान और चाइना की जो मेंटेलिटी है, ताइवान अपने आप को कहता है हम चाइना है और चाइना कहता है कि हम चाइना है। समझ गए? हाँ, तो चाइना किसका है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी पास ताकत है उसका चाइना है। समझ गए आप? इसी तरीका से वो भारत हमारा है, ये है भारत सरकार के अधिनियम। यानी कि उन्होंने खुद को भारत सरकार बना दिया, इनकी आपकी सरकार। आपका कोई इसमें योगदान नहीं है, नहीं है आपकी कोई सहमति है, लेकिन आपकी वो सरकार बन गई है। और जब आप सरकार का मतलब कहते हैं तो सरकार मतलब सरकार, यानी कि सर्वे सर्वा है, पावर है उसके पास में। समझ गए आप? मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं आपको पॉलिटी में ही, जब मैं उसके साथ ही इसे पढ़ा दूंगा आपको। सरकार जो है वो स्टेट है, एक तो स्टेट का भाग है, और जो स्टेट है उसको आपकी जान लेने का भी अधिकार है। आपकी जान भी ले सकता है स्टेट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए आप? हाँ, अब देखेंगे आप इसमें, इसे भारत सरकार अधिनियम कहा जाने लगा। ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद रखेंगे, मेरी ऐसी आपसे उम्मीद है। लक्ष्मीकांत मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे ताकि ये जल्दी से हो। इसे आप दुगनी या 1.5 तो मैं बोलता हूं कि इस स्पीड में आप इसे देखें, आप 1.75 स्पीड में या फिर 2 की स्पीड में भी आप इसे देख सकते हैं। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप इसे कितनी भी स्पीड में, कितना ही कम ज्यादा करके आप इसे देखें। ये यूट्यूब ने आपको सुविधा दी गई है, प्लेबैक स्पीड के नाम से इसमें है। आप उसमें जाकर के अपनी स्पीड घटा बढ़ा लें। लक्ष्मीकांत साथ पढ़ना, मैं आज लेक्चर बना दूंगा अलग से भी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं जो लोग यहां तक देख रहे हैं उनके लिए। इस अधिनियम ने लिखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम ने यह प्रावधान था, इस अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि भारतीय प्रांतों में जाति, पंथ और धर्म के आधार पर, इस अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि भारतीय प्रांतों में जाति, पंथ और धर्म के आधार पर
भारतीयों तथा अंग्रेज निवासियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 1833 के चार्टर ने भारत में कानून की एक समान और संहिताबद्ध प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान किया। अब आप कहेंगे कि सर ये ऐसे इतना सम्राट और इतने बड़े दिल के कैसे होते जा रहे हैं, ये कुछ ऐसा लग नहीं रहा आपको कि जाति पंथ धर्म आदि ये आपने अपने फंडामेंटल राइट्स याद करो। आप फंडामेंटल राइट्स में जाति धर्म और वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का जो भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप लग नहीं रहा आपको जाति पंथ और धर्म के आधार पर भारतीय और अंग्रेजों के बीच किसी भी तरीका का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कारण है 1857 कितना दूर है इससे, आप बताइए मुझे। 1833 यहां पर है, 1857 कितना दूर है इससे। वो परिस्थिति बन रही है और इस परिस्थिति को ये जो गैस अंदर बन रही है ना, इसको लीक करने के लिए एक छोटा सा सुराग है ये सिर्फ, और ये कहने के लिए है। क्या वास्तव में ऐसा एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। अगर ऐसा एग्जीक्यूट होता तो फिर 1857 की क्रांति नहीं होती। अगर अंग्रेज और भारतीयों के बीच में अगर असमानता नहीं की होती तो मंगल पांडे को यह कार्य नहीं करना पड़ता। समझ गए आप? हाँ, लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे आप 1853 का चार्टर एक्ट। लिखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। कंपनी को भारतीय प्रदेश और राजस्व क्राउन की तरफ से कंपनी को भारतीय प्रदेश तथा राजस्व क्राउन की तरफ से न्यास के रूप में रखना था। यानी कि एक न्यास के रूप में एक ट्राइब्यूनल क्या बना दिया, न्यास। आपने ट्राइब्यूनल का नाम सुना है, पढ़ाऊंगा इसे भी। ट्राइब्यूनल की तरह बना दिया गया और वो क्राउन की तरफ से भारत के जो राजस्व है उसका एक क्या था, देखने वाला, रक्षा करने वाला, बस। और इस प्रकार क्राउन जब चाहे कंपनी से प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। समझ गए आप? हाँ, लिखेंगे यहां पे ए डाल के लिखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। यानी कि जो विधायी कार्य थे, विधायी कार्य जो थे और जो उसके कार्यकारी, आप इसे देखेंगे, गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य दोनों को अलग कर दिया गया। विधायी कार्य आप समझ रहे हैं, कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा लिखेंगे परिषद के चौथे सदस्य को मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी कि जो चौथा सदस्य था परिषद का, उसको भी क्या है, मत देने का अधिकार प्रदान किया, ठीक है। और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। जो गवर्नर जनरल था उसकी जो परिषद थी उसमें 6 नए सदस्य आए, जिसे विधायी परिषद कहा गया। जिसे क्या कहा गया, विधायी परिषद। जिसे विधायी परिषद कहा गया। और इन 6 सदस्यों में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश तथा बंगाल, मद्रास, मुंबई और उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंट बोलते थे, में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार सदस्यों में कुल संख्या 10 हो गई। 6 ये और 4 ऑलरेडी पहले थे। विधायी
विधायिका के रूप में परिषद ने ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया को अपनाते हुए छोटे संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि उन्हीं की रिप्रेजेंटेटिव हो गई है। जो ब्रिटेन में बड़ी संसद थी, ये छोटी संसद हो गई। इस प्रकार पहली बार कानून बनाने की कार्य को सरकार के विशेष कार्य के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि अब तक जो माना जाता था कि कंपनी कार्य कर रही है, अब कानून बनाएगी कौन? सरकार। और सरकार कौन है? जो ब्रिटेन में बैठी है। बंगाल के गवर्नर के दायित्व से गवर्नर जनरल को मुक्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर के दायित्व से गवर्नर जनरल को मुक्त कर दिया गया। और ऐसे कौन व्यक्ति थे, आप मुझे बताइए कि जिनको ये दायित्व से मुक्त जब किया गया था तो उस टाइम पे कौन व्यक्ति थे? उनका नाम क्या था? बोलिए। लॉर्ड डलहौजी। कौन थे वो? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब क्या किया गया? बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका नाम क्या था? एंड्रयूज फ्रेजर। नाम क्या था उसका? एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर। नेक्स्ट लिखेंगे 4th पॉइंट। एक अनिश्चित अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को नवीनीकृत किया गया। यानी कि जो 20-20 वर्ष का पहले टाइम दे रहे थे वो, अब उसको समाप्त किया गया। यहाँ पर अब रोक दिया गया। अब आगे ऐसा टाइम डिसाइड नहीं किया गया कि 20 साल बाद इसको फिर दोबारा से रिव्यू करा जाएगा, ऐसा नहीं था। ठीक है। 5। आप मुझे बताइए ऐसा क्यों किया गया होगा, क्योंकि ये क्यों जानना बहुत जरूरी है। क्या तो ठीक है, एक होता है क्या और एक होता है क्यों। क्या तो ये बचपन की बातें हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप जब छोटे थे तो अपने मम्मी पापा के साथ जाते थे और पूछते हुए जाते थे कि पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, और वो बताते थे बेटा ये गाय है, ये बकरी है, ये भैंस है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो गया है, तो अब आप क्या नहीं पूछेंगे, वो बचपन वाली बात है, खत्म। अब पूछेंगे क्यों। अब जो आपने पूछा था ना कि ये क्या है, अब उससे अपने आप से पूछिए कि क्यों है। ये मैं आपको एनवायरमेंट में भी पढ़ाऊंगा। ये आप एक सूत्र समझ लीजिए, मैं ऑलरेडी आपको 500 बार बता चुका हूं और 501वीं बार अब बता रहा हूं कि आपको अपनी जिंदगी में, अपनी प्रिपरेशन की स्थिति में क्यों को शामिल कर लेना है। क्यों, और आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो वाई आपको शामिल कर लेना। व्हाट तो आपने बचपन में जान ही लिया क्या है। अब आपसे मैं कहूं कि ये क्या है, ये क्या है, आपसे मैं कहूं तो आप कहेंगे पेन है, और मैं आपसे कहूं ये क्यों है, तो अब आप भी सोचेंगे क्यों है। आप बताएंगे कि ये राइटिंग कर सकते हैं सर, इससे हम कुछ लिखना चाहें, कोई दोनों तरीका की बातें हम लिख सकते हैं, विवेकपूर्ण या अविवेकपूर्ण बातें भी इससे लिख सकते हैं। आप इसके ऊपर पूरा कलम का सिपाही, इस टाइप के आपने पढ़े होंगे नाटक, है ना। हाँ, तो इससे इसकी महिमा क्या है, इसके ऊपर पूरा ऐसे लिखा जा सकता है निबंध, वो क्यों के अंदर आ जाएगा। तो क्यों पर मैं बताता हूं, क्यों पर ज्यादा ध्यान देना है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी मैं एक शब्द बोल रहा हूं, जो लाइन में बोल रहा हूं, उसका क्यों में जवाब आपके पास होना चाहिए, तब मानिए कि आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मैं बोल रहा हूं और आप जानते जा रहे हैं तो अभी आप यूपीएससी के ट्रैक पे नहीं है, आप अभी उसके आंसर देने की स्थिति में नहीं है। तो अब जो मैं बोल रहा हूं वो आपको, जैसे मैंने आपको एक लाइन बोला, एक अनिश्चित अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को नवीनीकृत किया गया। तो वो अनिश्चित काल के लिए क्यों किया गया, पहले 20-20 साल के लिए क्यों था, ये आपने जाना होगा, लेकिन अब अनिश्चित काल के लिए क्यों कर दिया गया, क्या कारण रहे होंगे, क्या मजबूरी रही होगी, आपको मैं बता रहा हूं। क्योंकि जहां उन्हें लेकर के जाना था वहां बात पहुंच गई है। वो 20-20 साल में क्यों रिव्यू कर रहे थे, पहले 5-5 साल में रिव्यू कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि केंद्रीय सत्ता नहीं थी। जो ब्रिटेन में बैठा राजा है, रॉयल फैमिली जो है, जो उनकी संसद है, उनके हाथ में इतनी शक्ति नहीं थी। मैंने जैसे आपको बताया कि अभी तो जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हो रही है,
और कंपनी यहाँ क्या कर रही है, उनके पास में वो खबर पहुंच रही है 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीना बाद। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि कनेक्टिविटी होगी, तार आ जाएगा, तार आप जानते होंगे, तार आ जाएगा, उसके बाद माइक्रोफोन का आविष्कार, और जैसे जैसे ये सब होने हुआ वैसे वैसे आप देखेंगे कि सत्ता का जो केंद्रीकरण है, कहां जाना था, ब्रिटेन के अंदर जाना था। किसके अंदर जाना था? सबसे ऊपर आपको आज भी पता है कौन है, राजा या रानी? अब नाम मात्र का है। आपको वहां की एक कहावत आपको याद है कि राजा रानी कभी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो सकते, राजा रानी कभी नहीं हो सकते, समझ गए? वो कभी गलत नहीं हो सकते, ये माना जाता है ब्रिटेन के अंदर, राजा रानी को कभी गलत नहीं हो सकते, ऐसा माना जाता है। और वो सबसे ऊपर है, और उनके नीचे कौन है? संसद है, उनके नीचे संसद आती है। और यही जो संसद है, इसको यहां पर एक, मैं जैसा आपको बताया, एक पद यहां पर नियुक्त किया गया, और ये जो पद है इसको कौन देगा? भारत का जो गवर्नर जनरल है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा इसके लिए, और ये जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा संसद के लिए, और संसद इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी राजा के लिए। इस तरीका से जो है इंफॉर्मेशन का फ्लो। और जब ये पूरा हो जाता है तो फिर समय रिव्यू करने की जरूरत क्या है, मुझे बताइए आप? अनिश्चित काल तक चलने दीजिए, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए हैं हम, समझ गए आप? ये पद है ना, ये वाला, इसका नाम बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके, ये मुझे याद नहीं आ रहा ये है क्या ये वाला। यानी कि जो भारत में गवर्नर जनरल था वो इंफॉर्मेशन किसे देता था, और इसके नाम में इंडिया आता है, बताना इसे, मुझे मेरे ध्यान से उतर रहा है ये। और ये इंफॉर्मेशन किसे देता था ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका नाम मुझे बताना ये क्या थी। और इसके अंदर एक भारतीय भी था, भारतीय सदस्य को भी इसके अंदर डाला जाता था। इसके विषय में लिख करके बताना कमेंट में मुझे, ठीक है? आगे देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे बीओसी, इसके अंदर कितने थे लोग? 24 थे, अब इनकी संख्या घटा करके 18 कर दिया। और 6 क्राउन द्वारा नामित सदस्य थे इनमें से, क्राउन द्वारा, क्राउन मतलब राजा या रानी। गण पूर्ति 10 सदस्यों की थी, आज भी आप जानते हैं 10%, हाँ वो 10 से 10% हो गया, कोरम जिसे बोलते हैं आज। यदि कुछ डायरेक्टर ना आए तो क्राउन के प्रतिनिधि अपनी बात मनवा सकेंगे, समझ गए आप? भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई, ये उधर तो मना कर दिया गया था 33 वाले में, 28-33 में जो आया था, वहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनके विरोध के कारण हो नहीं पाया था। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक खुली प्रतियोगिता को, क्योंकि इनकी मजबूरी थी, मैंने आपको बताया, ये जान लिया आपने। ये तो क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या 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 हुआ इस एक्ट के अंदर, क्या क्या व्हाट ये हुआ है जो मैंने आपको बताया। लेकिन क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये आपको सोचना है मित्रों, ये आपको सोचना है। ये किताब के अंदर नहीं मिलेगा क्यों हुआ, इसकी झलक आपको मिल सकती है, परछाई मिल सकती है, लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं कॉमन सेंस, तर्क, तथ्य। तथ्य के आधार पर तर्क बना लेना, जो तथ्य आपके पास है उससे ड्रॉ हो जाएंगे क्या, तर्क। तो तथ्य से तर्क ड्रॉ करेंगे। कारण कार्य सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, कारण कार्य सिद्धांत, मैंने भी आपको कई बार इसे बताया है। और यह सिद्धांत क्या कहता है, अगर कुछ घटित हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, और ये जो कारण है वो क्यों बताएगा आपको। तो क्यों जानने का प्रयास करना कि क्यों तो उनकी संख्या घटाई गई होगी, और क्यों ये जानने के लिए आपको चाहिए तथ्य। और तथ्य जो है आपको बुक्स के अंदर, और जो मैं बता रहा हूं, और आप अपने द्वारा भी सर्च करें, रिसर्च करें अपने आप से भी। मैं आपको मछली सिर्फ खानी नहीं सिखा रहा हूं, आपको पकड़नी भी सिखा रहा हूं। जापान में कहावत है, मछली खानी मत सिखाओ बल्कि पकड़नी भी सिखाओ, समझ गए? तो इसी के आधार को बनाते हुए हम आपको मछली पकड़ना भी सिखा रहे हैं और खाना भी सिखा रहे हैं, ताकि आप पूर्ण हो जाए, समझ गए? क्योंकि आप सहारे के आधार पर कब तक चलेंगे? डीएम बन जाएंगे तो अचानक से कोई परिस्थिति आएगी तो आपको किताब खोल कर देखेंगे क्या? नहीं, उस टाइम पर आपकी यही जो बुद्धि है ना, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिलॉसफी में, बुद्धि और तर्क,
ठीक है। हाँ वो पढ़ाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे आप भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये इनकी मजबूरी थी, मैंने आपको बताया है, ऐसा कोई ये उपकार नहीं कर रहे हैं। मैकाले को भारतीय सिविल सेवाओं पर गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया, इसीलिए इसे मैकाले समिति भी कहा गया था। और लिखित परीक्षा, ये सारा कराऊंगा मैं, जितनी भी समिति बनी है इनसे प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं। लिखित परीक्षा 1854 से शुरू हुई। लिखित परीक्षा, ये याद रख लेना कि सिविल सेवा के लिए लिखित परीक्षा कब से प्रारंभ होती है, 1854। नेक्स्ट लेंगे, इस अधिनियम द्वारा भारत में विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। एक विधि आयोग होगा, और विधि आयोग आप जानते हैं आज भी एक विधि आयोग है। और विधि आयोग का कार्य क्या है? समाज और देश काल परिस्थिति के आधार पर बताना कि ये कानून अभी बनाए या अभी ना बनाए। समझ गए? हाँ, ये उसकी सलाह सरकार माने या ना माने ये उसकी मर्जी, बाध्य नहीं है। ठीक है, 9 में देखेंगे आप, देखेंगे इसे। इस अधिनियम ने पहली बार भारतीय परिषद में केंद्रीय प्रतिनिधित्व की, भारतीय विधान परिषद भी लिख सकते हैं, में स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात की गई। और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नई विधायी सदस्यों को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी सदस्यों को शामिल किया गया, जिनमें से 4 सदस्यों को मद्रास, मुंबई, बंगाल और आगरा के प्रांतों से लिया गया था, तो फ्रेंड्स, आज हमने जो महत्वपूर्ण जितने भी एक्ट थे वो हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं। आपने इसे इसी प्रकार से लिख लिया होगा। बाकी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे होंगे, आज लेक्चर आ जाएगा इसके ऊपर भी एक, कि अब आपको क्या करना है। और इसका मेरा टारगेट है कि 30-35 दिन में इसे खत्म कर देंगे दोनों को, यानी कि पॉलिटी 30 से 35 दिन में हमारा टारगेट है, पॉलिटी प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, इसको हम समाप्त कर देंगे। बहुत तेजी से चलने वाले हैं इसमें, अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ इससे और तेज चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।